सबसे पहले सेवा इंटरनेशनल का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ये तीसरी बार है कि हम उनके जो इस तरह के नेशनल लेवल के कॉन्फ्रेंसेस करते हैं उसमें हिस्सा ले रहे हैं। एशियन एग्री हिस्ट्री फाउंडेशन की तरफ से मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि वो एक बहुत अच्छे कार्य में लगे हुए हैं और उनको सफलता अवश्य मिलेगी। हम लोग मॉडल हिमालयन एग्री बेस लाइवलीहुड छोटे किसानों की बात कर रहे हैं, तो ये मॉडल कैसा होना चाहिए? वन विच कैन प्रोवाइड राउंड द ईयर सस्टेनेबल लाइवलीहुड टू द हाउस होल्ड्स। ये बहुत ज़रूरी है कि जो स्मॉल फार्मर्स के घर हैं उनकी सस्टेनेबिलिटी राउंड द ईयर रहनी चाहिए, क्योंकि विंटर मंथ्स में प्रॉब्लम्स आती हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि किसान के लिए, हाउस होल्ड के लिए डाइवर्सिफाइड इनकम होनी चाहिए। एक ही चीज़ से काम नहीं चलेगा कि आप खाली फसल उगा रहे हैं तो फसल पे डिपेंडेंट है। आपको तरह तरह की भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों में अपने को लगाना पड़ेगा, जिससे कि आपकी इनकम डाइवर्सिफाई हो। इसलिए फील्ड क्रॉप्स के अलावा आप फ्रूट क्रॉप, सब्जियां, मेडिसिनल प्लांट्स, ड्राई फ्रूट प्लांट्स उसमें और इंक्लूड करें, जैसे मशरूम कल्टीवेशन, बी कीपिंग, अभी फिशरीज़ की बात हुई थी, और जो हमारी पुरानी परंपरा है कि घर में गाय रखना, जो जैसे कि लार्ज रूमिनेंट्स हैं या स्मॉल रूमिनेंट्स जैसे भेड़ हैं, बकरी है, उनको रखते थे, रखना, पोल्ट्री है, इस सब का मकसद ये है कि आपकी इनकम डाइवर्सिफाइड रहे, आपको साल में इन सब चीज़ों से आमदनी होती रहे, जिससे आपका घर चलता रहे। यही एक मॉडल है सस्टेनेबल लाइवलीहुड प्रोवाइड करने के लिए छोटे किसानों को माउंटेनस एरियाज़ में। और ये इसके लिए ज़रूरी है कि ये सस्टेनेबल हो, यानी कि एक साल तो ठीक है भाई, अगले साल क्या होगा। सस्टेनेबिलिटी इज़ वेरी वाइटल टू द स्मॉल होल्डर फार्मर्स ऑफ द माउंटेन एरियाज़, क्योंकि यहाँ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात हो रही है और इसमें इट रिलेट्स टू क्रॉप प्रोडक्शन इन माउंटेनस उत्तराखंड। तो मैं उसी पे ज़्यादा जोर दूंगा, क्रॉप प्रोडक्शन पे। नेक्स्ट वन। हमारे आजकल जो छोटा किसान है उत्तराखंड में, उसकी क्या सिचुएशन है? स्मॉल होल्डिंग्स हैं, आप सभी जानते हैं ये चीज़ें तो, लेकिन ब्रीफली जस्ट टू रिमाइंड, सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, मार्जिनल फार्मिंग है, और ट्रेडिशनली मल्टी क्रॉपिंग होता था, और लाइव स्टॉक कंपोनेंट था जो डिसअपियर हो रहा है। और ये फार्मिंग की जब बात आती है, मल्टी क्रॉपिंग वर्सेस मोनोक्रॉपिंग पे जो हो रहा है, ये हमारे जो स्पिल ओवर इफेक्ट्स, आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है, उससे हुआ है, जिसमें कि मोनोक्रॉपिंग पे बहुत जोर दिया गया। मैदानों में तो दिया ही गया, आजकल मैं देखता हूँ कि उत्तराखंड के पहाड़ों में भी मोनोक्रॉप्स आपको खूब देखने को मिलेंगे कि धान की फसल है, गेहूँ की फसल लगी हुई है, मटर की पूरी फसल लगी हुई है। और इसको आप देखें, पहले तरह तरह की फसलें आपको देखने को मिलती थी। यील्ड्स कम हैं और फार्म प्रोडक्टिविटी कम है। फार्म प्रोडक्टिविटी का मतलब द नेट इनकम दैट द फार्मर गेट्स। और अभी जो हाई इनपुट टेक्नोलॉजी है वो यूज़ फार्मर कर रहे हैं, क्योंकि सरकार भी उनको खूब केमिकल्स, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड दे रही है, तो वो वही छिड़क रहे हैं, और उसका नतीजा हम सब जानते हैं, उसको मेरे को याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चलिए कोई बात। ये जो है हमारे प्रेजेंट जो स्मॉल होल्डर फार्मर्स हैं माउंटेन उत्तराखंड में, इनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं? लो सॉइल प्रोडक्टिविटी। सॉइल की प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो गई है। सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन हो गया, कितना फर्टिलाइज़र डाला गया है, कितने केमिकल्स डाले गए हैं। लो फार्म प्रोडक्टिविटी है। इसका क्या मतलब है? फर्टिलाइज़र भी डाल रहे हैं, केमिकल्स भी डाल रहे हैं, उपज अकॉर्डिंगली थोड़ा बढ़ भी रही है, लेकिन कॉस्ट
ऑफ इनपुट्स इतने ज़्यादा हैं कि उससे नेट प्रोडक्टिविटी किसान की कम है। और यही जो नतीजे आपने देखे, हम लोग सुनते हैं कि इतने किसानों ने आत्महत्या कर ली, खासकर महाराष्ट्र विदर्भ एरिया में। आई हैव हैड गुड फॉर्चून टू विजिट दैम एंड सी देयर बैड सिचुएशन। तो इसलिए ये सब मिला जुला के जो ग्रीन रेवोल्यूशन जो आया, बहुत अच्छी बात थी, हमारी नीड थी, लेकिन उसके इंतज़ियाज़म में हम सब भूल गए कि इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स कितने ख़राब हो सकते हैं। और इसलिए प्रॉब्लम ऑफ डेट रहती है, हार्डशिप है। और आप सुन ही रहे हैं कि अबंडन करने को तैयार हैं, लैंड लीजिंग हो रहा है, लैंड बेच भी रहे हैं, और आउट माइग्रेशन कि आपने आज सुना। ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टेट में हो रहा है, लेकिन लिमिटेड स्केल पे हो रहा है। और यहाँ भी लो प्रोडक्टिविटी प्रॉब्लम है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। हमने एक वर्कशॉप अक्टूबर में पिछले साल किया था पंतनगर में। उसमें बेसिकली जो उत्तराखंड के छोटे किसानों उनको बुलाया था, 75 किसान आए थे, और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और टी वाले भी लोग उसमें शामिल थे। उसमें ये चीज़ उभर के आई कि साहब ऑर्गेनिक फार्मिंग तो हम कर रहे हैं, जो फार्मर्स से आए थे वो, लेकिन लो प्रोडक्टिविटी की प्रॉब्लम है। इसलिए इसमें कुछ हमारी आप मदद करें तो जिससे कि इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। इसमें प्रॉब्लम क्या आती है ऑर्गेनिक फार्मिंग में? प्रॉब्लम आती है जो कीट हैं, बीमारी हैं, उनकी रोकथाम कैसे किया जाए। अभी इतना ज़्यादा वो डेवलप नहीं हो पाया है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के मेथड्स हैं कि वो उसकी रोकथाम हो सके, इसलिए वो यील्ड को कम करते हैं। इसलिए ज़रूरत है कि ऑर्गेनिक जो फार्मिंग कर रहे हैं उनकी, उसमें जो कीट या बीमारियां हैं उनकी रोकथाम अच्छी हो, जिससे कि उनकी उपज बढ़ सके। क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हमारे पास हैं? ये सिचुएशन तो डिफ़िकल्ट है और कॉम्प्लिकेटेड भी है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि ग्रीन रेवोल्यूशन का स्पिल ओवर इफेक्ट है। हम लोग और एंथुसियाज्म जिसे कहते हैं उसमें से भूल गए कि भाई ये भी तो देख लो कि आगे जाके इसका क्या क्या नुकसान हो सकता है। कोई बात नहीं, डैमेज हैज़ बीन डन। लेकिन जो सोल्यूशन हम ऐसा समझते हैं कि हमारी जो इंडिया की बहुत रिच एग्रीकल्चरल हेरिटेज रही है प्राचीन समय से, और इसलिए हमें वापस अपनी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं, विल हैव टू गो बैक टू अवर रूट्स, और देखना होगा कि उसमें से हम क्या ढूंढ के निकाल सकते हैं। एशियन एग्री हिस्ट्री फाउंडेशन 1994 में एस्टेब्लिश हुआ था। उसमें जो लिटरेचर को खोज किया गया संस्कृत में बेसिकली शुरू का, उसमें दो, एक तो कृषि पाराशर भाई पाराशर 4400 साल पहले BCE, मतलब 2400 साल पहले लिखी हुई किताब संस्कृत में, और एक वृक्षायुर्वेद जो सुरपाल वैद्य जी ने लिखी थी 1000 साल पहले। ये की दोनों किताबें हैं, इसमें ज्ञान भरा हुआ है, और इस ज्ञान का उपयोग एशियन एग्री हिस्ट्री फाउंडेशन बहुत सिस्टमेटिक तरीके से करती आ रही है और कर रही है, और बहुत ही अच्छे इसमें रिजल्ट्स मिले हैं। ये डॉक्टर नैनी की फ़ोटो में ज़रूर दिखाना चाहता हूँ, जो एशियन एग्री हिस्ट्री फाउंडेशन के संस्थापक थे। वो जनवरी 2018 में इस दुनिया से चले गए। उनके ही दिमाग में आया था कि क्योंकि एग्रीकल्चर के अच्छे साइंटिस्ट रहे हैं, कि हमारी जो प्राचीन एग्रीकल्चर की बात करते हैं उसका कहीं डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। और ये चीज़ उनको अमेरिका में जो उनके प्रोफेसर थे उन्होंने पूछा था कि भाई तुम इतनी बात कई बार करते हो कि एशियन इंडियन एग्रीकल्चर हेरिटेज हिस्ट्री कहाँ है, वेयर इज़ इट डॉक्यूमेंटेड। तो वो तभी से उसके दिमाग में उन्होंने रखा, और जब रिटायरमेंट उन्होंने 5 साल पहले लिया, और वो इसी खोज में लगे रहे कि क्या लिटरेचर है। उन्होंने 22 साल रिटायरमेंट के बाद इसी काम में लगाए, और पहले ही
एक साल में जो मैंने आपको पहले दिखाया था वो कृषि, ये वृक्ष आयुर्वेद की किताब वो ढूंढ निकाली, वो ऑक्सफोर्ड लाइब्रेरी की बॉडलेन लाइब्रेरी में वो वहाँ माइक्रोफिश के रूप में मौजूद थी, उसको उन्होंने ख़रीदा, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके वो किताब प्रिंट हुई। ये कृषि पाराशर की किताब जो फाउंडेशन ने छापी है, इसकी इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, और मराठी वगैरह में भी और भाषाओं में भी इसका ट्रांसलेशन हो गया है। ये वृक्ष आयुर्वेद है, इसका ऐसे हिंदी में भी संस्करण उपलब्ध है, इजीली अवेलेबल है, बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस में रखा हुआ है, 150 रुपये 100 रुपये, क्योंकि जिससे कि ज़्यादा लोग, किसान लोग खासकर जो एक्सटेंशन में काम कर सकते हैं, वो खरीद सकें। इस किताब की ये खास बात है कि इस किताब में पहली बार सुरपाल वैद्य जी ने दुनिया को एक पहला ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया, जिसका उन्होंने नाम कुणाप जल रखा। कुणाप जल क्यों? कुणाप का मतलब होता है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उससे वो बनाया हुआ था, जैसे मैं भी बताऊंगा, इसलिए उसका नाम उन्होंने कुणाप जल, उसी का पानी, क्योंकि पानी डाला गया, उसका जो लिक्विड बना उसको कुणाप जल उन्होंने। तारीफ़ ये है कि ये पौधे और भूमि दोनों के लिए बहुत ही अच्छा पोषक तत्व है। मतलब इसको अगर आप डालते हैं तो और किसी भी चीज़ को, फर्टिलाइज़र को कोई डालने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत अच्छा नरिशमेंट इन इटसेल्फ है। दूसरा, जो ओरिजिनल कुणाप जल है वो नॉन वेजिटेरियन चीज़ों से बनाया गया था, जैसे मैं बताऊंगा, मीट वगैरह से, फिश। तो इसलिए ये सोचा गया कि हम लोग तो ज़्यादातर हमारे किसान वेजिटेरियन हैं, तो एक हर्बल कुणाप जल बनाया गया, और हर्बल कुणाप जल 2011 में, और वही आजकल बड़ा पॉपुलर हो रहा। मैं बताऊंगा कि इसकी क्या खूबियां हैं कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल कुणाप जल जो बताया गया था। इसमें यह है कि ये जो हर्बल कुणाप जल है, इसमें पोषण के साथ साथ ये बीमारियां और कीड़े भी कंट्रोल करता है, और इसलिए ये बहुत ही उपयोगी एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। बहुत आसान तरीका इसको बनाने का मैं बता देता हूँ। ये ओरिजिनल कुणाप जल जो है, ये देखिए एक्सक्रीटा, ये जो जंगली सुअर, उसके बोन मैरो, फ्लैश, ब्रेन, ब्लड, जो भी मतलब सामान वेस्ट जो हो, उसको आप लेके उसको रोस्ट करके उसमें फिर देखिए ऑयल केक, खली, क्योंकि प्रोटीन देने हैं, और उसमें हनी और ब्लैक ग्राम और गुड़, घी। उस टाइम ये घी डाला गया था, लेकिन गुड़ की जगह तब हनी डाला गया था। आजकल रिकमेंड करते हैं गुड़ डालो, वो भी फर्मेंटेशन का काम ठीक करता है। और इसको उन्होंने पानी में उबाल के अंडरग्राउंड स्टोर किया, और उस टाइम तो करीब ये 1.5-2 महीने के बाद एक बढ़िया फर्टिलाइज़र तैयार हो गया। और इसकी खूबी ये है कि इसमें आप जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी कोई ख़ास रेशो नहीं है कि ये आधा किलो ये डालो, 1 किलो वो डालो। आप फ्लेक्सिबिलिटी है आपको कि आप बना सकते हैं। ये जो हर्बल कुणाप जल बनाया गया, उसमें देखिए गोबर है, गाय का वैसे कहते हैं, लेकिन हम लोगों ने देखा है कि भैंस का भी गोबर है तो ठीक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है। ऐसे ही पेशाब वो 20 लीटर या 10 लीटर या 10-10 लीटर ले लीजिए, क्योंकि मैंने कहा ना कोई फ्लेक्सिबिलिटी ऐसी नहीं फिक्स्ड है। आप 15 लीटर भी गोबर ले लीजिए, 15 लीटर पेशाब ले लीजिए, 10 लीटर ले लीजिए, कोई फ़र्क उसमें पड़ता नहीं है। गुड़ फर्मेंटेशन के लिए, और गुड़ ऐसा लीजिए जो बेकार हो, सस्ता है सस्ता। दूसरा, उसमें अंकुरित चने, उड़द और मूंगफली, नीम या तिल की खली डालिए। जहाँ पे कीड़ों की समस्या, कीट हैं भूमि में, वहाँ आप नीम की खली इस्तेमाल करिए, क्योंकि नीम जो है एंटी उसमें इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़ हैं। जो इसमें ये क्यों कीड़ों और बीमारियों को कंट्रोल करता है,
वो ये है कि जो ये खरपतवार डालते हैं आप अपने खेत के चारों तरफ, जो कोई भी खरपतवार लेके आप काटिए, उसमें कोई ना कोई प्रॉपर्टीज़ हैं, या तो फंजीसाइडल होंगी या इंसेक्टिसाइडल होंगी। यही इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है हर्बल गुलाब जल का, कंपेयर्ड विद गुलाब जल या जो जैसे जीवामृत की बात आजकल कर रहे हैं, उनके मुकाबले में इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इससे कीड़े, बीमारियां भी रोकथाम होती है। और इसमें आप धान की भूसी डालिए, क्योंकि जो सॉइल से वो कीड़े लगते, बीमारी लगती है, ये उसको प्रोटेक्ट करेगा। और पानी है और ड्रम है। ड्रम मैं बेगुलाल जी आपसे अनुरोध करूंगा समय का थोड़ा सा। ये ऐसे बहुत आसान बनाना तरीका है। इसकी जो स्पेशलिटीज़ हैं वो तो ख़ास बात ये है कि इसको आप सीड पे भी ट्रीट कर सकते हैं, सॉइल में डालिए, पानी के साथ डालिए, स्प्रे करिए, बहुत ही भिन्न भिन्न तरीक़ों से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। पर्पज़ ये है कि ये प्रोटेक्शन देगा जहाँ भी आप अप्लाई करेंगे, और इंसेक्ट डिसीज़ के कंट्रोल करता है। और ये देखा गया है कि जैसे पहाड़ों में फ्रॉस्ट वगैरह आता है, या मैदान में भी आलू वगैरह में खासकर, ये फ्रॉस्ट से भी प्रोटेक्शन देता है। तो ये एक बहुत उपयोगी, हम लोगों ने जो कोई विशेष कीड़े हैं, बीमारियां, उनके रोकथाम के लिए कई सारे कॉन्कॉक्शंस या ये ऐसे बनाए हुए हैं जो काफ़ी प्रभावशाली हैं, जो किसानों को बताए हुए हैं, यूज़ हो रहे हैं। पॉपुलराइज किया हमने इसको, डिफरेंट जैसे करते हैं। अरुणाचल प्रदेश, दार्जिलिंग एरिया में काफ़ी काम हुआ है चाय के ऊपर, राजस्थान में, हरियाणा में, केरला में इधर पिछले 3 साल से बहुत जोर है, और वहाँ ये बड़ा पॉपुलर हो गया है डिफरेंट क्रॉप्स में। और इधर हम उत्तराखंड में इसको कोशिश कर रहे हैं। चाय के बागान में एक बीमारी होती थी, डाई बैक आई थी, हम लोगों ने उसको आइडेंटिफाई भी किया, और ये क्लेरोडेंड्रन के कंकॉक्शन से यूरिन में इसको देखिए कितना प्रभावशाली इसका कंट्रोल होता है। आज हालत ये है कि दार्जिलिंग में 2/3 टी गार्डन्स ऑर्गेनिक हो चुके हैं, और उसका आप फ़ायदा जान सकते हैं कि कितनी उसकी बाहर ऑर्गेनिक टी की डिमांड है। केरला में ज़ोरों शोरों से, जैसे मैंने कहा, काम चल रहा है। काफ़ी डिफरेंट क्रॉप्स में बहुत अच्छे नतीजे आए हैं। ये सिखाते हैं कैसे बनाते हैं, यही जो मैं बता रहा था कि अलग अलग खरपतवार ले लीजिए, उनको काट के उनको मिलाना है और फर्मेंट करना है। ये इस जेंटलमैन को मैं के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा, मिस्टर जिदेश हैं। ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर हैं, अब सीनियर इंस्पेक्टर हैं इस टाइम। इन्होंने 4 साल पहले एक लेक्चर सुना था डॉक्टर नैने का, केरला में गए थे, बुलाया था। उससे ये इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने इसी को अपना मिशन बना लिया है। इज़ वेरी पैशनेट अबाउट इट। तो पिछले 3 साल से लगे हुए हैं, और ट्रमेंडस सक्सेस इनको वहाँ मिल रहा है काफ़ी। अब तो गवर्नमेंट ध्यान दे रही है, अब उत्तराखंड पर अटेंशन दे रहे हैं। अक्टूबर के वर्कशॉप के बारे में मैंने बताया। हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप जो किसान आए थे, या जो ऑफिसर्स या वर्कर्स आए थे, उनके लिए बना दिया है। उसमें कुछ किसानों ने ऑलरेडी ये गुलाब जल बना लिया है, और जैसे मटर की फसल अब हो रही है, उस मटर में यूज़ कर रहे हैं। और जैसे वो फीडबैक दे रहे हैं, बहुत अच्छा उनको उसमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं। पंतनगर में भी एडवांटेज ये है कि वहाँ साइंटिफिक कम्युनिटी है, उनको आजकल हम प्रेरित कर रहे हैं कि आप अपनी रिसर्च में इसको इंक्लूड करिए। जब मैंने पंतनगर में पढ़ा था, एमएससी करी थी, और वहाँ तब हम लोगों को इसका कोई ज्ञान ही नहीं था। अगर होता तो मैं तो ज़रूर इसी को पढ़ के इसको फॉलो करता। इसलिए अभी जो ये भारत किसान वाले फरवरी में दिल्ली में बड़ी मीटिंग कर रहे हैं 18-19 में, उसमें मेरे को एक लेक्चर देने के लिए बुलाया है कि जो हमारी
एग्रीकल्चर एजुकेशन सिस्टम है उसमें इसका क्या महत्व है, क्या योगदान हो सकता है, क्योंकि अभी तक हम लोग इग्नोर किए हुए हैं। कोई भी चीज़ हिंदुस्तानी हो तो उसको हम ध्यान नहीं देते। जैसे आपने ये देखा होगा कि अगर गौर किया हो तो वृक्षायुर्वेदा, हम वृक्षायुर्वेदा क्यों कहते हैं? ये तो वृक्षायुर्वेद है। ऐसे जैसे योग, हमारा योग हमें नहीं यहाँ जमा, बाहर चला गया, बाहर लेके गए, वहाँ उनको अच्छा लगा तो वो योग से योगा हो गया, तब हमें बहुत अच्छा लगा योगा। अपना जो हम कहने की बात यह है कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी हेरिटेज है, कृषि में इतनी मजबूत हेरिटेज है, उसको हम क्यों नहीं गौर कर रहे हैं? उस पर आप क्यों नहीं हमें वो पढ़ाया जा रहा? बड़ी मुश्किल से डॉक्टर नैने ने 8 साल लगे, ये कहते हुए मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, 8 साल उन्होंने प्रयत्न किए, जबकि वो 3 साल ICR कृषि अनुसंधान परिषद के बोर्ड मेंबर भी रहे। 8 साल बाद वो एग्री किए कि एक क्रेडिट आवर का कोर्स इंडियन एग्रीकल्चर हेरिटेज पर हर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को पढ़ाया जाएगा। See, this is the situation. I don't know why we are so indifferent that we just don't realize till somebody else from outside will indicate that yes, oh, this has some merit. Then we will wake up, then we will start. ये पंतनगर के पिछले साल जो धान में किए थे, तुलसी पे भी किया गया है, बड़ा अच्छे रिजल्ट्स हैं। इस बार पहली बार पंतनगर में ये गेहूं में किया जा रहा है। कंक्लूजन मैं यही कहूँगा कि इसका बहुत महत्व है, इसकी बड़ी उपयोगिता है, हम इसको सपोर्ट करें। हम लगे हुए हैं, मंत्री जी उत्तराखंड कृषि के बहुत सपोर्टिव हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो हमें थोड़ी सहायता चाहिए, मदद, क्योंकि काम शुरू करने के लिए किसान बड़े उत्साहित हैं और हमें आशा है कि हमें उसमें सफलता जल्दी ही मिल जाएगी। जैसे मैंने कहा कि ये तो एग्रीकल्चर, ये स्मॉल फार्मर्स का जो एक हिस्सा है, जो अगर आप इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट चाहते हैं, जो क्रॉप प्रोडक्शन की बात की गई, उसमें और जो हिस्से हैं उन पे भी जोर देना पड़ेगा और एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट से ही छोटे किसान का भला हो पाएगा माउंटेन एरियाज़ में। मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जब मैं टर्की में था, एक इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च सेंटर होता था वहाँ, ये सब UN और वर्ल्ड बैंक के अंदर 13 ऐसे विश्व में ये इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें एक वो है। मैं टर्की में माउंटेन्स में एक प्रोजेक्ट हमारे यहाँ 6 साल चला, उसको मैंने 3 साल मैं उसको देखा, 3 साल मेरे से पहले जो आदमी था। नतीजा बहुत अच्छे रहे। कंक्लूजन ये है कि किसान का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट करना पड़ेगा और किसान की समस्याओं को समझना पड़ेगा। आप अपने ऑफिस में बैठ के उनकी समस्याओं को मत समझिए, उनके लिए आप सॉल्यूशंस मत बताइए, समस्याएं समझिए, सॉल्यूशंस बताइए, और जो उनकी तरह तरह की सॉल्यूशंस हैं वो देखिए, तो आपको रास्ता मिल जाएगा। थैंक यू।